नमस्कार, प्रतिदिन अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। पर्यावरण सुधार भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। दैनिक भास्कर। चुनावों के बार-बार होने से क्यों समस्या होनी चाहिए। शशि थरूर। गठबंधन हमारे बहुमत के बावजूद लड़खड़ाती रही है। अभय कुमार। अवैध कब्जों की राजनीति, कैंसर का मुफ्त टीका हिंदुस्तान। पर्यावरण सुधार भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। दैनिक भास्कर। जलवायु परिवर्तन खासकर चरम तापमान का सबसे ज्यादा खतरा भारत जैसे उन देशों को है जो मुख्यतः उष्णकटिबंधीय माने जाते हैं। यूएन की एमिशन गैप रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में 35 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा तापमान ऐतिहासिक रूप से 80 दिन रहता था, जो अगर पर्यावरण संतुलन न रुका तो करीब 97 दिन हो जाएगा। इसका सीधा असर कृषि में उत्पादन और मानव क्षमता पर पड़ेगा। फसल चक्र बदलना जरूरी होगी। प्रमुख फसल गेहूं और चावल के अलावा सब्जियों और दलहन के उत्पादन में कमी आएगी। वही ठंडे मुल्कों में तापमान वृद्धि का असर उतना नहीं होगा जितना अपेक्षाकृत गर्म देशों में। यह कड़वा सच है कि यह बगैर सोचे समझे औद्योगिकरण करके पिछले 300 वर्षों में पर्यावरण असंतुलन की जन्मदाता पश्चिमी दुनिया रही है। पिछले माह हुई COP29 का कोई खास परिणाम नहीं निकला। भारत ने पिछले 2 दशकों में अपने कार्बन उत्सर्जन स्तर की वृद्धि में गिरावट दर्ज की है। बहरहाल, जब तक पश्चिमी देश आने वाले खतरे के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए व्यापक फंडिंग नहीं करेंगे, विकासशील देश अपने विकास को अवरुद्ध कर ऊर्जा के स्वच्छ किंतु महंगे स्रोतों पर शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। चुनावों के बार-बार होने से क्यों समस्या होनी चाहिए। शशि थरूर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद। भारतीय लोकतंत्र की यह खूबी यह है कि यहाँ हमेशा चुनाव होते रहते हैं। अलबत्ता कुछ लोग इसे खूबी के बजाय खामी भी कहते हैं। इस साल लोकसभा चुनावों की चहल पहल खत्म होते होते अनेक राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव भी संपन्न हुए और उनके नतीजों में विश्लेषकों और राजनेताओं को चकित भी किया और उनके प्रति उत्साह भी जगाई। इससे यह भी पता चला कि भारत के मतदाता किसी परिपाटी पर नहीं चलते और वे पूर्वानुमानों को झुटलाने में सक्षम है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव लोकसभा चुनावों के बाद हुए हैं और अब दिल्ली के चुनावों की बारी है। हस्तक्षेप में भारत के सभी 28 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी सरकार के चयन के लिए लगातार चुनाव होते रहते हैं। भारत के लोकतंत्र में आस्था रखने वालों ने लंबे समय से खुद को यह विश्वास दिलाया कि राष्ट्रपति प्रणाली तानाशाही को बढ़ावा देगी और इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन संसदीय प्रणाली ने भी अलग तरह की समस्याओं को जन्म दिया है। कार्यपालिका अपने बहुमत को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका एवं स्वतंत्र विधायिका के प्रति जवाबदेही होती है। वह विधायिका का इस्तेमाल रबर स्टैंप के रूप में नहीं कर सकती। गठबंधन सरकारें बहुमत के बावजूद लड़खड़ाती रही हैं। अभय कुमार दुबे, अम्बेडकर विवि, दिल्ली में प्रोफेसर। गठबंधन राजनीति में केवल संख्या बल से ही सरकारें स्थिर नहीं रहती। जब गठजोड़ सहयोगियों के समन्वय, उनके नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक फायदे नुकसान से जुड़ी रणनीतियों के उतार चढ़ाव से तय होता है कि सरकार ज्यादा दिन चलेगी या नहीं चलेगी। ऐसा कई बार हो चुका है कि गठबंधन चुनाव में शानदार जीत हासिल करता है, लेकिन उसकी सरकार पर अस्थिरता की तलवार लटकती है। 2015 में बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार इसका सबसे प्रभावशाली उदाहरण है। लालू, नीतीश, कांग्रेस और वामपंथियों ने इस गठजोड़ ने भाजपा को केवल 53 सीटों पर समेट दिया था, लेकिन सरकार बनते ही उसमें सत्ता के 2 केंद्र हो गए। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपने विधायकों की बैठक अलग से करने लगे। उनके और मुख्यमंत्री की तरफ से एक दूसरे को काटने वाले आदेशों का सिलसिला शुरू हो गया। अफसरशाही की निष्ठाओं भी डामाडोल हो गई। देखते ही देखते नीतीश की एनडीए में वापसी हो गई और तगड़ा बहुमत होने के बावजूद भी महागठबंधन का प्रयोग बुरी तरह से फ्लॉप रहा। दूसरे 288 की विधानसभा में 124 मराठा विधायक चुनकर पहुंचे हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन जिस समय अपने उठान पर था, वह भाजपा और फडणवीस को अपना निशाना बनाता था। शिंदे के प्रति उसका रुख नरम रहता था। चुनाव में शरद पवार के पराभव के बाद शिंदे महाराष्ट्र के मराठा समुदाय के नए नेता समझे जा रहे हैं। समुदाय की निगाह में अजित पवार अपने चाचा द्वारा खाली की गई जगह भरने के लायक नहीं है। यह एक बड़ा सामाजिक राजनीतिक कारण है, जिसकी वजह से शिंदे को सरकार में शामिल करना जरूरी था। फडणवीस का पिछला
कार्यकाल बताता है कि वे अपने अथॉरिटी का 100% उपभोग करना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार उन्हें काफी लचीलापन दिखाना होगा। ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसी बातें भी माननी पड़ेंगी जो वे अन्यथा ना मानते। अवैध कब्जों की राजनीति, राष्ट्रीय सहारा। सुप्रीम कोर्ट को बिना पूर्णता और अधिवास प्रमाण पत्र के फ्लैट या मकान पर कब्जा न देने का अभी सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि मानचित्र पास करते समय ही बिल्डर या प्लॉट के मालिक से इसका वचन पत्र लिया जाए। इस प्रमाण पत्र के आधार पर बिजली पानी का सीवर कनेक्शन दिया जाए। बैंकों से भी ये कहा गया है कि स्वीकृत मानचित्र वाली प्रॉपर्टी पर ही कर्ज दिया जाए। ऊपर के मेरठ के शास्त्री नगर में रिहायशी प्लॉट पर दुकानों के निर्माण पर सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए कई दुकानें ढहाने का आदेश भी शीर्ष अदालत ने दिया। अदालत ने 2014 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को जायज बताते हुए कहा कि बिना आवास विकास के इंजीनियरों में मिलीभगत कितने बड़े स्तर पर अवैध निर्माण संभव नहीं है। अवैध कब्जों के प्रति सरकारी रवैया ढुलमुल रहा है। मकान पर कब्जा देने संबंधी जो निर्देश शीर्ष अदालत ने दिए वे पहले भी नियमों में शामिल हैं, मगर सरकारी लापरवाही और विभागों की मिलीभगत के चलते उनकी अनदेखी होती है। इसके लिए तत्कालीन सरकारी अधिकारियों का साथ दोषी है। अवैध निर्माण को गिराना हमेशा समस्या का समाधान नहीं होता। तथाकथित अवैध मालकिन जो इन प्रॉपर्टियों को अपना बताकर बेच गए हैं, वे वसूली कैसे होगी? क्या सारा खामियाजा सिर्फ वर्तमान अवैध मालिकों को भरना पड़ेगा? आवास विकास परिषद भूमाफिया के साथ मिलीभगत कर सरकारी जमीनों पर साजिशन कब्जे करवाती है। जिन कब्जेदारों को जमीनें नियमित करवाने का प्रलोभन देकर राजनीति दल पर अपने मकसदों में कामयाब होते हैं। बेशक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को लेकर राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को प्राथमिकता देकर ही बात करते हैं। निसंदेह किन्हीं कारणों से आपसी झगड़ों के चलते यह मामला कानून की नजरों में आया होगा, परंतु जिन तमाम जमीनों पर पुश्तों के अवैध कब्जे उन्हें मुक्त कराने के प्रति सरकारें लापरवाह क्यों हैं? उन्हें अपनी जमीनों का लेखा जोखा सुव्यवस्थित करने के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं होना चाहिए? उन अवैध कब्जेदारों को छूट मिलनी चाहिए जो कानून के शिकंजे से दूर रह गए हैं। सरकारी महकमों को अवैध कब्जों के प्रति जवाबदेह बनाने का जिम्मा अदालत ही निभा सकती है, वरना तो खुद सरकारें हमें यूं ही आंखें मूंदे रहेंगी। कैंसर का मुफ्त टीका। हिंदुस्तान। रूस ने यह घोषणा करके दुनिया को चौंका दिया है कि उसने कैंसर के इलाज के लिए अपना खुद का mRNA आधारित टीका विकसित कर लिया है, जो 2025 की शुरुआत से देश के मरीजों के लिए मुफ्त उपलब्ध हो जाएगा। वह टीका सरकार में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करेगा। यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करने के लिए मैसेंजर RNA नामक अणु की एक प्रतिलिपि का उपयोग करेगा। खास बात यह है कि रूस में यह टीका सभी कैंसर रोगियों को मुफ्त में दिया जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगे रूस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कामयाबी की पुष्टि यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी की है। यहाँ रूसी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, जो 2-3 वर्षों में अच्छी खबरों के लिए तरस गए हैं। परीक्षणों में यह साफ हो गया है कि कैंसर का टीका शरीर में ट्यूमर के विकास और उसकी आशंका को दबा देता है। अगर वाकई ऐसा संभव हो जाएगा तो यह दुनिया के लिए किसी क्रांति से कम नहीं होगा। ध्यान देने की बात है कि कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने की कोशिशें 2 साल से ज्यादा पुरानी है। अभी भी 10 से ज्यादा प्रकार के कैंसर के लिए 10 से ज्यादा प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध हैं। इसके बावजूद दुनिया में 100 से ज्यादा संसाधनों में कैंसर के इलाज पर प्रयोग जारी है। रूस की बात करें तो साल 2008 में वहां किडनी के कैंसर का टीका तैयार किया गया था। कहना ही चाहिए कि कैंसर एक बड़ी महामारी बन चुका है। साल 2022 में दुनिया में इसकी वजह से 97 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई थी और कैंसर के 2 करोड़ नए मामले सामने आए थे। ये आंकड़े डराते हैं और प्रेरित करते हैं कि दुनिया के विकसित देश अपने फिजूल के खर्च रोककर अपने ज्यादा से ज्यादा धन व संसाधन का उपयोग दवाओं के विकास में करें, ताकि यह दुनिया रहने लायक अच्छी जगह बनी रहे। धन्यवाद।